मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। कहावतें, दोहे कई बार जिंदगी के एक ऐसे सच की तरफ इशारा करते हैं जिन्हें अगर समझो तो जिंदगी जीने का नजरिया मिल जाता है। लेकिन कई बार जानते समझते हुए भी हम उनसे मुंह मोड़ लेते हैं, अनसुना अनदेखा कर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद भरोसे पर टिकी होती है। मुंह धो ले बेटा, थका होगा। ज्यादा प्यार दिखाने की कोई जरूरत नहीं। रिश्तों की इमारत को मजबूत बनाने के लिए जरूरत होती है भरोसे की। मेरे जीते जी तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। और जब ये भरोसा टूटता है तो पैदा होती हैं गलतफहमियां। मैंने एक बार भी उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं देखा। और कई बार ये गलतफहमियां अपराध का रूप ले लेती हैं। आज का ये उलझा हुआ केस आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि कभी कभी सच्चाइयां कितनी कड़वी होती हैं, कितनी पेचीदगियों की आड़ में छुपी हुई होती हैं कि जब वो सामने आती हैं तो सबके होश उड़ा देती हैं। नमस्ते। जितेंद्र घर पर है? जी, वो तो ऑफिस निकल गए। कोई बात नहीं, आए तो कहिएगा नंदलाल मिश्रा वापिस आ गए। अब तो मुलाकात होती रहेगी। नमस्ते। हाँ, नाम याद रहेगा ना? नंदलाल मिश्रा। बताना ना भूलिएगा। आप जाओ, मम्मी आ रही है अभी। हाँ, ध्यान कहाँ है आपका? मैं कुछ बात कर रही हूँ। आपको पता है, बुजुर्ग इंसान था लेकिन बहुत ही अजीब था। वो है कौन? क्यों आ रहा है बार बार मिलने? आप फिर से आ गए। देखिए, हमारे पति आपको नहीं जानते और उन्होंने कहा है कि हम आपसे कोई बात ना करें। अगर आप दोबारा आए ना तो हम पुलिस स्टेशन फोन कर देंगे। पुलिस स्टेशन का नंबर है आपके पास या मैं दूं? बाप रे, मैं तो डर ही गई। आपको पता है, मैंने उसे पुलिस की धमकी दी तो कहता है कि नंबर है या दूं। बहुत ही अजीब इंसान है वो। आखिर आप बताते क्यों नहीं है? कौन है? क्यों बार बार आता है हमारे घर? नाम याद रहेगा ना? हाँ, नंदलाल मिश्रा नाम बताया अपना। कहा कि बोल देना वापस आ गया है। मुझे तो डर लगने लगा है अब। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप जाके उससे बात करो ना, आखिर पता तो चले कि कौन है, क्यों आ रहा है बार बार। निकल यहां से। बापू ने कहा है, अगर कोई एक गाल पर मारे दूसरा सामने कर दो। साले बुड्ढे, तू चाहता है या? क्या करोगे? जला दोगे? जान से मारोगे? खून कर सकते हो तो 2 थप्पड़ मारने में क्या हर्ज है? ये मेरा गाल मारो। हाथ क्यों रुक गए? तुझसे बहस नहीं करना चाहता मैं। निकल जा यहां से। आज आपको सब बताना ही पड़ेगा। हत्यारा क्यों कहा उसने आपको? और आप खून कर सकते हो, इसका क्या मतलब है? देखिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। साफ साफ बताइए ना, बात क्या है? आप चुप क्यों हो? बोलो ना। भैया, ये 2 समोसे देना है। वो हरी वाली चटनी है, ज्यादा तीखी वाली बांध देना। कुशल्या को हरी चटनी बहुत पसंद है। इतने साल हो गए समोसे खाए हुए, समोसों का स्वाद भूल गई होगी बेचारी।
सुधरेगा, नहीं सुधरेगा ना। ढीठ हो गया, ढीठ हो गया। क्या पूछेगा? बोल, पूछेगा? आप कर रहे हो? पूछेगा? हाँ? आप भी ना, छोड़ो इसे। जब देखो इस बिट्टू के पीछे पड़े रहते हो। इसे ना बाद में सुधार लेना, पहले जाकर उनको सुधारो। जाइए, जाकर देखिए बाहर। पता भी है आपको, आज तीसरा दिन है और घर के बाहर पेड़ के नीचे वो तो अपना पूरा बोरिया बिस्तरा लेकर घर बनाकर बैठ गए। लोग कैसी कैसी बातें करें, कुछ पता भी है आपको? पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी करके रख दी है। लोगों की बातें सुन सुन के ना मेरी तो कान पक गए। आपसे कह रही हूँ, जाकर जो बात करनी है जाके कीजिए। अब जाइए। अरे ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये चुपचाप तो रह रहे हम लोग। जीना मुश्किल कर दिया है हमारा। तुम्हें रहने के लिए यही जगह मिली है। चल बुढ़िया, निकल निकल। अपने पति को समझा ले, ज्यादा नाटक ना करे वरना। हमें जो समझाना था वो हमने समझा दिया, बाकी बुढ़े को तुम समझाना। हमारे मोहल्ले में खूनियों के लिए कोई जगह नहीं है, समझ गए? सामान भी ठीक किया। बस बस। अरे क्यों आंसू बहाती ऐसी नालायक औलाद के ऊपर? चिंता मत कर, मेरे रहते तुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। कब तक रहेंगे हम लोग ऐसे? कब तक रहेंगे? तब तक जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता, तब तक जब तक मैं उनसे उनका सुख चैन नहीं छीन लेता जिन्होंने हमसे हमारी जिंदगी के 10 साल छीने। उम्र कैद भुगत चुके हैं उनकी वजह से हम। शांत रह तू। ले समोसे खा, तेरी मनपसंद तीखी चटनी के साथ लाया हूं। आज तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा मैं। क्यों पीछे पड़ा मेरे? जितना मारना मार, फिर भी साबित करके रहूंगा कि असली हत्यारा तू है। तूने खून किया और सजा मिली मेरी बीवी और मुझे। मेरी जिंदगी के 10 साल लायक नहीं रहेगा, कहूंगा पूरी दुनिया। नंदलाल के साथ अतीत में घटी घटनाएं क्यों उसके आज पर हावी हो रही थी? क्यों एक बूढ़ा व्यक्ति नंदलाल मिश्रा जितेंद्र को परेशान कर रहा था, उसे हत्यारा कहकर उसके पीछे पड़ा था, और दूसरी तरफ क्यों एक पिता कमल मिश्रा अपने बच्चे को यातनाएं दे रहा था? आखिर सतह पर बिल्कुल अलग अलग लगती इन कहानियों को किस कड़ी ने जोड़ा था? सच पर से अभी कितनी परतें उठनी बाकी थी? तू ना हाथ मुंह धो ले बेटा, थका होगा। ज्यादा प्यार दिखाने की कोई जरूरत नहीं, सब समझता हूं। मगर रुक, तू तेरे तेवर नहीं बदलेगा? हाँ? घूरता किसे? हाँ? इतनी बार खाता है, इसके बाद भी मुझे घूर के देख रहा है। बाप से नजर मिलाएगा? आंख नीचे, आंख नीचे कर, आंख नीचे। दादी, 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 क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। छोड़ो बेटू, चाहे इसे। क्या कर रहे हो? जान ले लोगे क्या उस बेचारे की? इसकी तो जान ही ले लूंगा मैं इसकी। छोड़ो ये सब, बाहर देखो क्या तमाशा हो रहा है। प्रणाम दादी। जुग जुग जी मेरे बच्चे। ये क्या माँ जी? आशीर्वाद भी।
हम लोग को बताया भी नहीं। हम लोग क्या इतने पराये हो गए? आप चलिए हमारे साथ। हमारे होते आप यहाँ नहीं रहेंगे, चलिए आप। पुरानी बातें को भूल जाओ अम्मा, चलो हमारे साथ। चलिए आप हमारे साथ, चलिए। हेलो, क्या? हे राम। माँ जी, ये क्या लगते हैं आपके? जी मैं इनका बड़ा बेटा नीलेश हूँ। अरे तो जरा समझाइए इनको, वो जितेंद्र गुप्ता से क्यों झगड़ा मोल रहे हैं? क्यों फालतू में परेशान कर रहे हैं उनको? समझाइए। बाबूजी आपकी दवाई। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए। बाबूजी इसमें हमदर्दी वाली क्या बात है? हम तो आपके अपने हैं ना। कोई अपना नहीं है मेरा। बंद करो ये अपनेपन का नाटक। ना तो तुम मेरी बहू थी और ना ही कभी बन सकती हो। जानता हूं मैं क्यों तरस आ रहा है तुम्हें हम पर। तुम्हारी नजर मेरे उस मकान पर है जो आज भी मेरे नाम है। लेकिन याद रखना, मेरे जीते जी तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। ये बाप और बेटे का रिश्ता तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी की थी। अरे बेटा, आओ आओ आओ। वह रुक जाओ नीलेश। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए आज से बंद। पर बहुत सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मना किया था ना मैंने, नहीं माने ना तुमने मेरी बात। अरे यही लड़की मिली थी शादी करने के लिए। अपनी जात में लड़कियों की कमी पड़ गई थी क्या? सुनिए, आशीर्वाद तो देने दो बच्चों को। कौशल्या, अगर तुमने इसके सर पर हाथ रखा तो मेरा मरा मुंह देखोगी। निकलो तुम लोग यहां से। अब हमारी चिता को आग लगाने में मत आना, समझे? तो खड़े देख क्या रहे हो? जाओ यहां से, जाओ, निकलो, जाओ। चलो कविता। जाओ, निकल जाओ। अरे जाओ, खड़े क्यों? जाओ। वकील साहब और कितना समय लगेगा? अरे नीलेश जी परेशान मत होइए, ये प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वकील साहब समय हाथ से निकलता जा रहा है, अगर जल्दी कुछ किया नहीं तो। अरे नीलेश जी चिंता मत कीजिए, ये जमीन जायदाद प्रॉपर्टी कहीं भागा थोड़ी जा रहा है, ये सब आपका ही हो। नंदलाल मिश्रा और उनकी पत्नी कौशल्या न जाने कितने तूफानों से गुजर रहे थे। अपने अंदर न जाने कितनी आग समेटे हुए थे। उन पर न जाने कितने गंभीर आरोप लगे थे। क्या नंदलाल और कौशल्या को इस आरोप में फंसाया गया था? क्या जेल से बाहर आने के बाद जितेंद्र का पीछा कर नंदलाल कुछ हासिल करना चाहता था? क्या झूठे आरोप और सजा का गुस्सा उसके मन पर था और वो अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाना चाहता था? आखिर क्या है इस कहानी का सच? ये क्या हालत हो गई तुम्हारी? क्या बताओ? मुझे संभालते संभालते खुद बीमार पड़ गई। ये तुम कुछ खा लो, फिर दवाई देता हूं मैं तुम्हें। बिट्टू बेटा, आजा 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 बेटा। बेटा, तुझसे एक बात साफ करनी थी। हमने तेरी माँ को नहीं मारा। मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। लोग ही बोलते थे कि मेरी माँ का किसी और के साथ रिश्ता था। क्या ये बात सच है? पर रोज रोज मारते हैं मुझे। एक बार भी उनकी आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं देखा।
क्योंकि मैं उनका बेटा नहीं हूं ना, और वो तो संतेली माँ भी ले। एक चम्मच बस बेटा, बस एक चम्मच। हाँ मैं नहीं खाऊंगा। क्या हो रहा है? देखिए ना, ये कुछ भी नहीं खाता। क्यों रे? अपनी माँ को तंग करने में बड़ा मजा आता है? ये मेरी माँ नहीं है। तुम्हें कौन को नीचे दिया है? मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि बेटा तेरा स्कूल कैसा चल रहा है, मार्क्स कैसे आ रहे हैं तेरे। मतलब तो यही है ना कि मैं उनका खून नहीं। प्लीज दादा दादी, प्लीज मुझे बता दो मैं किसके औलाद हूँ। दादी दादा प्लीज मुझे बता। दादी कुछ तो मत। कैसी बातें कर रहा है ये, देखो। पता है, मेरे दोस्त मोहल्ले वाले सब चिढ़ाते हैं मुझे, बोलते हैं तेरा बाप कौन है। क्या जवाब दूं मैं? अगर वो मेरा बाप नहीं है तो उसने मुझे घर पे क्यों रखा? तेरी माँ कहाँ है बॉडी? सर, मैं इनको जानता हूं। मैंने इनको अस्पताल में भर्ती करवाया था। शुक्ला, सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। लो। ये बूढ़ा बूढ़ी यहाँ रहते थे ना, कहाँ गए? बाबूजी, बाबूजी, हमारी अपने आप एक हफ्ता पहले ही मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे दमे की बीमारी है। मेरी हालत उनसे देखी नहीं गई और वो अपना अहंकार छोड़कर मुझे लेकर नीलेश के घर रहने आ गए। लेकिन दिल से उन्होंने कभी भी दोनों को अपनाया नहीं। कौन मार सकता है आपके पति को? आपको शक है किसी पे? बदला लेना था अपने बाप से। बदला? किस बात का बदला साहब? उन्होंने तुम्हारी पहली पत्नी को मारा था। जब उससे कोई रिश्ता ही नहीं था साहब, तो बदला किस बात का लेना? तो फिर कुंडली जमा के क्यों बैठे थे उनके घर पर? सच तो ये है साहब कि हमारे बाबूजी ने हम दोनों को घर से बाहर निकालने के लिए कोर्ट में केस डाला है। इसी बात का झगड़ा है हम दोनों के बीच में, और कुछ भी नहीं साहब, बस इतना ही। घर हासिल करने के लिए तुम दोनों ने जान ले ली? नहीं सर, मैं मानती हूँ कि हमने उन्हें घर के अंदर नहीं आने दिया, लेकिन ये सब हमने नहीं किया। सर, हम इतने भी बुरे नहीं हैं, बल्कि जीना हमारा मुश्किल हो गया था उनकी वजह से। हमने किसी की जान नहीं ली है। क्या सच है क्या झूठ, ये हम तुम्हारे हलक से निकलवा लेंगे। सच को कब तक छुपाओगे तुम? सच यही है सर, हमने उन्हें नहीं मारा, हम लोग खूनी नहीं हैं। नफरत थी अपने बाप से, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं उसकी जान ले लूं। मरते मरते भी हमें फंसाकर चले गए। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहे थे। सर, नंदलाल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनका मर्डर 3 दिन पहले रात को, लेकिन उस समय कमल और कुसुम के मोबाइल की लोकेशन उनके घर की है। कहीं इन दोनों ने किसी और को सुपारी तो नहीं दी? वो तो ये भी सकता है कि दोनों ने जानबूझ के अपने मोबाइल घर पे छोड़े हो। कमल और कुसुम दोनों के बैंक डिटेल निकलवाओ। शुक्ला, उस वक्त ये जितेंद्र कहाँ था? इस जितेंद्र से भी मिलना होगा।
सर, नंदलाल ने जितेंद्र पे अपनी बहू के मर्डर का आरोप लगाया था। उसका कहना था कि जितेंद्र का उसकी पहली बहू के साथ चक्कर था। और जेल से आने के बाद नंदलाल ने जितेंद्र को तंग करना शुरू कर दिया था, जीना हराम कर रखा था उसका। जितेंद्र ने एफआईआर की थी कि नंदलाल उसे हैरेस करता है। खूनी हत्यारा। भैया चाय देना। ऐसे चाय शुद्धि पापी आदमी है, खूनी हत्यारा। ए रुक, चलो भाई। अरे किसकी हत्या करवाने ले जा रहा है ये? पूछ तो लो इससे। हत्यारा है ये, अपने दोस्त तक को नहीं छोड़ा इसने। चलो भाई, कातिल है तू, कातिल। अरे बेटा, ये बच के खूनी कातिल जा रहा है ये जला के मार डालता है। बचो बचो, कातिल है कातिल, ये मार देगा किसी को भी पकड़ के। जला के मारता ना तू लोगों को। आज तो जिंदा नहीं बचेगा। हत्यारा। अगर जितेंद्र को कुछ करना ही था तो वो पुलिस में रिपोर्ट क्यों करा था? राइट सर। सर, दो लोग और, नीलेश और कविता। कहीं इन दोनों ने तो मर्डर नहीं किया या फिर करवाया? क्यों? सर, बाप ने इतना बेइज्जत करके घर से निकाला, जायदाद से बेदखल कर दिया, फिर भी ये दोनों हस्बैंड वाइफ इतना प्यार जता रहे थे। आजकल के बेटा और बहू इतना करते हैं क्या? शुक्ला, कहीं ये प्रॉपर्टी का एंगल तो नहीं? पता करो। शुक्ला, इस केस में सभी शक के दायरे में। पिछली बार अगर नंदलाल को इंसाफ नहीं मिला तो इस बार हमें उसे इंसाफ दिलाना ही होगा। राइट सर। चलो। अब पुलिस को विश्वास होने लगा था कि नंदलाल किसी से कुछ छीनने के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए लड़ रहे थे ताकि उन पर और उनकी पत्नी पर लगे दाग हट सके। लेकिन इंसाफ की नजर में उनकी बहू का केस क्लोज हो चुका था। अब सवाल यह था कि अगर उन्होंने सरिता की हत्या नहीं की थी तो फिर मुजरिम कौन था? और अब नंदलाल मिश्रा की हत्या भी हो चुकी थी तो पुलिस इस सोच में थी कि क्या इन दोनों हत्याओं का जिम्मेदार कोई एक ही इंसान था। लेकिन नंदलाल के खून की वजह क्या थी? क्या जितेंद्र का वाकई इन दोनों केसेस से कुछ लेना देना नहीं था? सर, आप लोग? जितेंद्र का है? सर, हम भी कल से बहुत परेशान हैं। उनका कोई अता पता नहीं है और तो और उनका फोन भी बंद आ रहा है। हमें तो लग रहा है कहीं उस बुड्ढे ने तो कुछ। आपको उन बुजुर्ग की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनकी हत्या हो चुकी है। चिंता करनी है तो अपने पति की कीजिए जो गायब हैं। वैसे जितेंद्र के बारे में कुछ भी पता चले तो हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। जी। शुक्ला सर, इनके घर पे खबरी लगवा। राइट। कहीं जितेंद्र ने ही तो नंदलाल को नहीं मारा? नंदलाल को जितेंद्र के बारे में सब कुछ पता चल गया था और जितेंद्र को अपना फंसना तय लग रहा। एक काम करो, सभी पुलिस चौकियों को अलर्ट करो और जितेंद्र की फोटो भिजवाओ। नीलेश के डिटेल्स मिल? जी सर, वो अपने लॉयर से मिल रहा है। पता चला है कि वो प्रॉपर्टी अपने बाप के नाम पर करने की कोशिश कर रहा है। सर, हो सकता है ये कोई साजिश हो। मैंने यादव को बोल दिया नजर रखें। गुड। देखिए, लड़के की कंडीशन बहुत सीरियस है, 60% जल चुका है, इसलिए फिलहाल कुछ कहना बहुत मुश्किल है। फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं। एक्सक्यूज। लगता है जलने जलाने का बहुत एक्सपीरियंस है आप लोगों को। आप कहना क्या चाहते हैं? ये हमने खुद को जलाया है? क्या पता, बिट्टू को आधे रास्ते तो पहुंचा ही दिया। हाँ? 60% जल चुका है वो। लेकिन हमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, उल्टा बिट्टू ने हमें मारना चाहा। बिट्टू ने? क्यों? अरे यार क्या पार्टी थी, मुझे तो बिल्कुल सच में उसका डांस तो मतलब कमाल का था। किसी बिट्टू, क्या ये तू गीला क्यों है? और ये केरोसिन की महक? तुम दोनों मरोगे मेरे साथ यहाँ पर। बिट्टू बेटा, किससे बातें कर रहे हो? और ना ही इस आदमी का। तुम दोनों को पता चलेगा कि रोज रोज जलना कैसा। छोड़ से, रुक जा। बिट्टू नहीं। बिट्टू ने ये सब हमें सजा देने के लिए किया। वो अपने पिता से नफरत करता है और हमेशा से इनसे गुस्से में ही बात करता है। उसे ऐसा लगता है कि ये उसके असली पिता है ही नहीं और उससे जरा सा भी प्यार नहीं करते। ऐसी कहानियां बहुत सुनी है हम लोगों ने।
इस पर भरोसा करें, कौन सच्चा है? सर हो सकता है बिट्टू ने ही अपने दादाजी को मारा हो और फिर गिल्टी फील करके खुद को मारने की कोशिश की। लेकिन फिर वो कमल और कुसुम को क्यों जलाए? राइट। सर ये देखिए, पिछले 3 दिनों से कई घंटों तक बिट्टू और नंदलाल मिश्रा के फोन की लोकेशन सिम रही है। साहब, बिट्टू के इस हालत का जिम्मेदार मैं और मेरे पति थे। अगर सरिता के मामले में हम चुप रहे होते तो आज मेरी बहू जिंदा होती और बिट्टू भी इस हालत में ना होता। परेशान हो गई हूँ मैं जितेंद्रा, कमल के साथ रह रह के। 6 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन उसने कभी भी मुझे अपना नहीं समझा। तुम तो मेरे दोस्त हो ना, बताओ ना मैं क्या करूँ, क्या करूँ? तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। सब पता मुझे। ये छुप छुप कर मिलना, ये फोन पर बातें करना, अरे हमें तो लगा था अच्छे घर की लड़की हो, ऐसी घटिया हरकतें करने वाली चालू लड़की नहीं हो। पता नहीं किस मनोज घड़ी में ये रिश्ता पक्का किया था हमने। बंद करो ये सब, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। बाबूजी आप गलत समझ रहे हैं। बाबूजी ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि बिट्टू ने अपने दादा की हत्या की हो और उसके बाद खुद को मारने की कोशिश की हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी कुछ दिन पहले की ही तो बात है। साले क्या बोला मेरी माँ के बारे में तूने? क्या बोला? बिट्टू बेटा बेटा हट, क्या कर रहे हो? हटिए पीछे। मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरी बात सुन। बेटा तू रुक रुक, मैं कोई नहीं है। जा बेटा, मुझे जा जा, किसी का रुकना बेटा, रुक। मारना है ना मुझे, मार मुझे, मार। गालियां देना चाहता, मुझे गालियां दे। मैं तेरा गुनाहगार हूं बेटा। उसने क्या किया? मैंने किया। मैंने सच को नहीं छुपाया ना, तो मेरे सच बोलने की वजह से तुझे सजा मिली है। गलती मेरी है, मैंने तेरे बारे में नहीं सोचा था। मैं इस गलती की सजा दे मुझे। मार बेटा, मुझे मार, मार मुझे। क्या कर रहे हो दादाजी? मार मुझे, मार बेटा। मुझे माफ कर दो दादा, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँ। बहुत अच्छा। उसके बाद बिट्टू अपने दादू से अक्सर मिलता रहता था। दोनों एक दूसरे से बातें करते रहते थे। बहुत करीब आ गए थे दोनों, बहुत खुश थे वो लोग। बिट्टू के पास कोई वजह नहीं है कि वो अपने दादाजी की हत्या करे, लेकिन ये एक पहेली है कि उसने अपने साथ साथ कमल और कुसुम को मारने की कोशिश क्यों की। हाँ बोलो। ठीक है सर, जितेंद्र एक होटल में छुपा हुआ है, चलो। सर जितेंद्र ने अभी तक चेकआउट नहीं किया है, लेकिन कल रात से अपने कमरे में भी नहीं है। हाँ बोल। ठीक है, हम आ रहे हैं, चलो। शुक्ला सर, पूरे एरिया के अच्छी तरह से छान मारो। सर। सर, चाकू ये देखिए। शुक्ला सर, बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दो। मर्डर चाकू से हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि नंदलाल का मर्डर भी चाकू के वार से ही हुआ था। खैर, इस चाकू के फिंगरप्रिंट्स मंगवाओ। सर। देखिए,
आप रोज रोज यहाँ मत आएगी। हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। साफ दूध की जली, मेरी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ किसी को तंग नहीं करूंगी, लेकिन जब तक मेरे पति को इंसाफ नहीं मिल जाता मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। सर, जितेंद्र का कत्ल जिस चाकू से हुआ वही चाकू नंदलाल को भी मारने के लिए यूज किया गया। ये देखिए, और उस चाकू पर जितेंद्र के उंगलियों के निशान भी मिले। और सर, खबरी ने यह खबर दी कि कुछ दिन पहले जितेंद्र ने चाकू खरीदा। जाहिर है जितेंद्र ने आत्महत्या तो नहीं की होगी, तो किसी और के उंगलियों के निशान मिले? नहीं सर, लगता है सर मुजरिम बहुत शातिर है। या तो उसने ग्लव्स पहने होंगे या फिर निशान मिटा दिए। इसका मतलब यह है कि जितेंद्र ने नंदलाल को मारा है। तो फिर जितेंद्र को किसने मारा? शुक्ला सर, इस जितेंद्र की पूरी कुंडली निकालो। क्या करता था, कहां उठता बैठता था, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री तो नहीं? सब कुछ। सर, पुरानी बातों का बोझ लेकर कब तक जीते रहेंगे? नई शुरुआत क्यों नहीं करते? वो बात पुरानी कहाँ हुई कौशल्या? उस बात के बाद और कोई बात तो हुई नहीं हमारे जीवन में। उसी बात के बोझ तले तो दब कर जी रहे हैं हम। सर, जितेंद्र के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है। वो एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था। तो सर, चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी सैलरी से कई गुना ज्यादा रकम रेगुलर उसके अकाउंट में जमा होती है। सर, हमें कुछ भी नहीं पता। हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते। अब तो हमें ऐसा लगता है कि हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं जानते थे। सर, 10,000 की सैलरी में इतना कुछ तो नहीं हो सकता। कहां से है ये सब कुछ? वो सर, हमारे हस्बैंड हर महीने घर के खर्चे के लिए ऊपर से 5-6 हजार देते थे, लेकिन हमें नहीं पता कि ये पैसा वो कहां से लाते थे। हाँ, लेकिन मैं हर खर्चे का हिसाब रखी हूँ अपने कॉपी में तारीख के साथ। ठीक है जी। सर, हमारी शादी को 7 साल हो गए। वो शादी से पहले से ही पैसे ला रहे थे, लेकिन ये नहीं पता कि ये पैसा वो कहां से लाते हैं। हाँ बोल। ठीक है, हम आते हैं। सर, मैं पुरानी एल्बम ढूंढ रहा था अपनी माँ की फोटो के लिए, तो तभी मुझे पापा और सौतेली माँ के कुछ फोटो मिली कॉलेज की। मैं तभी समझ गया था कि एक दूसरे को पहले से जानते। और सर, मैंने इनकी बातें सुन ली थी दादाजी के बारे में कि वो दादाजी को मारने वाले। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम ये केस सुलझा नहीं पाए, क्योंकि कुसुम जी 10 साल पहले जब ये कहानी शुरू हुई थी तब तो आप पिक्चर में ही नहीं थे, कोई नहीं जानता था आपके बारे में। खैर, आप दोनों को एक खुशी की खबर देता हूं। बिट्टू को होश आ गया है और उसने हमसे खुलकर बातें की हैं। उसने हमें बताया कि उसने खुद को मारने की कोशिश क्यों की, या फिर मैं यूं कहूं कि आप दोनों को मारकर खुद को सजा देने की कोशिश क्यों की, क्यों किया ये सब। बोलो, और शुरू से।
सर, मैं और कमल कॉलेज टाइम से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब नीलेश भैया की शादी के बाद बाबूजी ने उन्हें घर से निकाल दिया तो हमें लगा कि वो हमारी शादी के लिए तो कभी नहीं मानने वाले। पहले तो हमारे अफेयर के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन जब बाबूजी को सरिता और उसके आशिक में शक हुआ तो हम एक उपाय सोचे। एक दिन घर में कोई नहीं था तो मैंने कुसुम को घर पे बुलाया और मैंने चुपचाप से घर में जाकर किचन में गैस पाइप को काट दिया। मैं घर से बाहर ही निकल रही थी कि जितेंद्र ने मुझे देख लिया। आ गया हमारा राजा बेटा स्कूल से यार। चलो चलो अब बेटा आप बैठो, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। हाँ मम्मी नाश्ता लेके आती है तेरे लिए, है ना? एक मिनट में जरा तेरा बैग रख दूँ। अरे रामेश्वर भाई, अरे रामेश्वर भाई, बहू को मेरी बहू जल गई मेरी। ये रुक रुक तो रुक। जितेंद्र इतने सालों तक ब्लैकमेल करता रहा मुझे। तुमने तो अपना भविष्य उज्जवल कर लिया है कमल के साथ शादी करके। कुछ हमारे बारे में भी सोचो। मेरे प्यार की खबर पे तो तुमने अपना घर बना लिया है। अगर मैं मुंह खोलूंगा ना तो सीधा अंदर जाओगी, सोच लो। तो नंदलाल को मारने का काम जितेंद्र को सौंपा था। बाबूजी ने जितेंद्र का जीना हराम कर रखा था और हमें भी डर लगने लगा था कि एक दिन बाबूजी हमसे हमारा सब कुछ छीन लेंगे। इसलिए हमने जितेंद्र को और पैसे का लालच देकर अपना काम करने के लिए तैयार किया। जितेंद्र को डर था कि कहीं वो पकड़ा ना जाए, लेकिन फिर हमारी बातों में आकर वो राजी हो गया। उसने हमसे 10 लाख रुपए मांगे। उसे लगा कि वो बाबूजी को मारकर कहीं गायब हो जाएगा। तो उसने बाबूजी से कहा कि वो सरिता का मर्डर कन्फेस करना चाहता है, उन्हें कुछ बताना चाहता है, और इसी बहाने से उसने बाबूजी को एक सुनसान जगह पर बुलाया। तुझे आज मैं एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ। तुझे मिलना था ना अपनी बहू के असली कातिल से, तो देख पलट के देख लेना। शर्म आती है तुम जैसे लोगों पर। अब जिंदगी भर जेल में पड़े यही सोचते रहना कि क्या मिला ये सब कुछ करके। एक परिवार के निजी रिश्तों की उलझनों का सबसे बुरा असर हुआ बिट्टू पर। अब उसकी दादी ही उसके जख्मों पर मलहम लगा रही है। आखिर क्या हासिल हुआ इस जुर्म से? लेकिन रिश्तों का हासिल है क्या? घर, जमीन, जायदाद, रुपए, पैसे, गहने, या फिर जिसका रहीम के दोहे में वर्णन है, प्रेम का धागा, वो हासिल है? क्या बूढ़े माँ बाप हमारी नजरों में उनकी मौत के बाद उनके पीछे छूटी सिर्फ जायदाद है? और अगर यही उनकी कीमत है तो फिर क्यों माँ बाप अपने बच्चों के लिए रुपया, पैसा, जमीन, जायदाद जमा करते हैं? ये हम सबको अपने आप से पूछने की जरूरत है। एक आखिरी बात, जो मान्य है उसे मिटाकर एक बार हर रिश्ते, हर संस्कार, हर मूल्य को अगर हम नए सिरे से देखें तो शायद कोई और ही सच दिखाई देगा। शायद ये समझ में आएगा कि हर रिश्ते की एक उम्र होती है, और अगर कोई रिश्ता उम्र भर के लिए बोझ, जिम्मेदारी या जरूरत बन जाए तो उस रिश्ते की बुनियाद प्यार नहीं है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। रेडी हो गए? माँ, ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। माँ मार्केट गई, वो थोड़ी देर में। अरे यार, ये माँ को भी अब भी जाना था। मैंने आपके लिए पराठे बनाए। भूख नहीं है। दूध तो पीते जाइए। जाते टाइम टोकते नहीं, ये समझ में नहीं आता क्या? एक तो लेट हो रहा है, ऊपर से माँ नहीं है, और तुम सुनिए तो। बाय। बहू!
बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सुनेंद्र छुट्टे मिले हैं। जांच रिपोर्ट से पता लग रहा है उदय पति नहीं है, लेकिन घाव बताते हैं कि विक्टिम के साथ जबरदस्ती की गई थी। सर हमने पड़ोसियों और इस तरह से पूछताछ की है, उससे पता चला है कि धर्म अपनी शादी से खुश नहीं था। सर शादी अरेंज थी, वो किसी वेबसाइट पे मिले थे, शादीवाला.com। और सर मैंने ऑफिस कलीग से बात की है, उससे पता चला है कि धर्म की एक गर्लफ्रेंड भी थी। और फिंगरप्रिंट्स? सर किसी अजनबी के फिंगरप्रिंट तो मिले नहीं है, और सर किसी को आते जाते देखा नहीं गया। ठीक है, ले आओ उसे। जी सर। तुम्हें शादी नहीं करनी थी क्या? तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ना? हाँ थी। तुम्हारी शादी जबरदस्ती हुई थी? हाँ वो छुटकारा पाना था तो बीबी को मार दिया। हाँ नहीं सर, क्या बकवास कर रहे हैं सर आप? आवाज नीचे, ऊंची आवाज से तो बेगुनाह साबित नहीं हो सकता। शादी दो लोगों का मिलन, जिसे हमारी संस्कृति में धर्म, दौलत, शारीरिक सुख और अंततः मोक्ष का मुख्य जरिया माना जाता है। बदकिस्मती से स्वीटी के लिए शादी उसकी मौत का जरिया बनी। पूछताछ और छानबीन के बाद पता चला कि स्वीटी का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका पति धर्म है। उसे इस खून के लिए सजा हुई और इस केस की फाइल बंद कर दी गई। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस केस की फाइल फिर से खुलने वाली थी। इस केस को दफन जरूर कर दिया गया था, लेकिन इसकी सांसें अब भी चल रही थी। रचना, will you marry me? थैंक यू चाचा। बड़े हो जी आप। अब तो हम एक फैमिली बन गए। हाँ, एक हैप्पी फैमिली। जी बिल्कुल। अरे रचना, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? मेरा मतलब आप इस शादी से खुश तो हैं? अरे ऑफ कोर्स, मैं क्यों ना खुश होऊंगा। मेरा मतलब रचना, मेरे बेटे की खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। अगर वो इस शादी से इतना खुश है तो मैं भला क्यों खुश नहीं होऊंगा। थैंक यू सो मच अंकल। शादी के लिए बस 1 महीना बचा है। वही तो कह रहा हूँ, पूरा 1 महीना। ओह मिस्टर रोमियो, तुम भी ना बहुत अजीब बातें करते हो। क्या अजीब बात करता हूँ? घूर क्या रहा है? जाने दो संदीप। घूर क्या रहा है तू? संदीप, संदीप छोड़ो ना, जाने दो ना। तुम्हें मेरी कसम, जाने दो उन्हें। I love you। संदीप, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। संदीप, वहां कोई है? कहाँ? कोई भी तो नहीं है। क्या हुआ? नहीं संदीप, आज की बात नहीं है, बल्कि आजकल मुझे हर रोज लगता है कि कोई तो है जो हम पर नजर रखे हुए है। आने जाने का एक ही रास्ता है। सर मैं जब आया तो दरवाजा खुला हुआ था, चाबी लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अनुज होटल के सारे स्टाफ की इन्फॉर्मेशन जुटाओ, खास करके उनकी जो इस फ्लोर पे काम करते हैं। विक्टिम की फैमिली से बात हुई? हो जाएगी सर। फ्लोर का सीसीटीवी फुटेज बुक। भैया कोई भी साड़ी पसंद नहीं आ रही,
पिछली बार आप कितनी अच्छी साड़ी लेके आए थे, इस बार क्या हो गया? हाँ, आपको क्या हो गया? कितना टेंशन ले रहे हो? मेरी शादी कल थोड़ी ना है, फिक्र मत करो। हेलो, शादी कैंसिल कर दो। क्या? शादी कैंसिल कर दो वरना पछताओगी। पापा आउट ऑफ स्टेशन गए हैं और मम्मा टेंशन में बैठी हैं, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। सही किया बेटा। लेकिन हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। नहीं बेटा, पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे तो खामखुआ। लेकिन पापा समझ नहीं रहे। नहीं संदीप, पापा सही कह रहे हैं। हो सकता है कि किसी ने हमारे साथ मजाक किया हो, एक मामूली सी बात हो। खामखा हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, कंप्लेन करेंगे और बात का बतंगड़ बन जाएगा। बेटा, तुम्हें किसी पे शक है जो तुम्हें धमकाना चाहता हो? सर, इतने बेरहम मर्डर के पीछे क्या मोटिव हो सकता है? फिर बहुत ही सफाई से कॉन्डोम यूज करके रेप किया गया ताकि सीमेंट के ट्रेसेस ना मिले, इसीलिए पति के अलावा हमें किसी के सीमेंट नहीं मिले। अनुजी, जो 7 वार हुए ना, ये अंधाधुंध नहीं हुए। मर्डर जानता था कि सबसे ज्यादा खून कहां से बहेगा। ये एक सोची समझी मोडस ऑपरेंडी है। सर, इतनी कम रोशनी में कैसे कुछ दिखेगा? 1:10। ये वही वेटर है ना? सर, लगता तो ऐसा ही कुछ है। ये कौन? फिर तो पुलिस यूनिफॉर्म में कोई लग रहा है। लग तो यूनिफॉर्म जैसे ही रहा। दोनों की फैमिली से बात करो, शायद केस हिस्ट्री से कुछ पता चले। ओके सर। देखिए, हम समझ सकते हैं कि आपके लिए बहुत मुश्किल समय है, लेकिन कातिल तक पहुंचने के लिए हमें आप लोगों की मदद चाहिए। इसलिए अच्छे से सोचिए और बताइए, उनके साथ किसी की कोई दुश्मनी थी? कोई पुराना दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई नाराज प्रेमी जो शादी से नाखुश हो? किसी से कोई दुश्मनी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था सर। दोनों बहुत खुश थे। देखिए, जिस तरह से मर्डर हुआ है, बहुत ही बुरी तरह से नफरत से मर्डर किया गया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उन दोनों के लाइफ में पहले से ही कोई हो। मोना की लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था सर। नहीं तो वो वेबसाइट में नहीं जाती जहां वो शिव से मिली थी। कौन सी वेबसाइट? शादीवाला.com। शादीवाला.com। सर, मोना और शिव को मारने का कोई मोटिव नजर नहीं आया। हमने अपनी तरफ से पूछताछ की, पेरेंट्स सही बोल रहे। इससे पहले शिव को छोड़कर उसके लाइफ में और कोई नहीं था। और शिव? एक गर्लफ्रेंड थी, अब शादी हो गई। लाडी, ये जो शिव की गर्लफ्रेंड है ना, उसके हस्बैंड के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल। पता कर उसके मन में शिव को लेकर कोई गुस्सा तो नहीं है। लाडी, ये जो वेबसाइट है, ये लोगों को मिलवाने के साथ साथ उनकी शादियां भी ऑर्गेनाइज करता है। यहाँ तक कि हनीमून पैकेजेस भी अरेंज करके देते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कातिल को शिव और मोना के बारे में यहीं से पता चला हो सकता है पैसे लेके इन्फॉर्मेशन बेची गई। क्या हुआ? क्यों ओके रचू? संदीप, किसी ने ये भेजा है। ये तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। ये बहुत पुराने पिक्चर्स हैं। पिछले 3 सालों से मैं कभी उससे नहीं मिला, मेरी से बात भी नहीं हुई उससे। इट्स ओके बाबा, मैं तो बस तुमसे ऐसे ही पूछ रही थी। थैंक गॉड। तुम इतना डर गए थे? रचना, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच कभी भी कोई प्रॉब्लम हो। आई रियली लव यू। आई नो बाबा। क्या हुआ? हम लोग हंस तो रहे हैं, लेकिन ये सीरियस बात है यार। ये सब कोई तो है जो हमारी शादी तोड़ना चाहता है। वो कौन था जो रचना और संदीप की शादी तोड़ने पर तुला था? जो रचना को डरा रहा था, धमका रहा था? और क्यों? रचना और संदीप इस बात को एक छोटा वाकया समझकर पुलिस के पास नहीं गए, और यही उनकी भूल थी, क्योंकि जल्द ही ये धमकियां हमलों में तब्दील हो गई। रचना को अकेला पाकर उस पर जानलेवा हमले होने लगे। मामले की गंभीरता समझ में आते ही रचना और संदीप ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। सर, और इस सब के बाद कल रात रचना पर हमला हुआ। गाड़ी के नीचे आते आते बची है। तुम्हें पक्का यकीन है कि गाड़ी तुम्हारी तरफ ही आ रही थी? अच्छा, तुम्हारी जो ये एक्स गर्लफ्रेंड थी,
रिश्ता तोड़ते वक्त कोई झगड़ा, मनमुटाव, रंजिश? नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम दोनों ने मिलकर फैसला किया था। अब मुझे नहीं लगता वो इन सब में इन्वॉल्व होगी। वो हम चेक कर लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जिस लड़के ने तुम्हें ये घाव दिया है, कहीं ये वही लड़का तो नहीं है जो धमका रहा है? ऐसे केसेस हमने पहले भी देखे। एसिड अटैक है इसीलिए पूछ रहा हूँ। कोई पुराना प्रेमी जो नाराज हो? क्वाइट पॉसिबल। उसका नाम विनोद है। पिछले 4 साल से मुझे बहुत परेशान कर रहा था। अरे समझ में नहीं आता तुम्हें? प्यार करता हूँ तुमसे रचना, शादी करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। देखो मैं तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं। माना कि हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। रचना, रोज पूरा दिन ऑफिस में तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ मैं। अरे बस तुम्हें देखता रहता हूँ। तुम भी मुझसे प्यार करना सीख जाओगे रचना। विनोद, ये क्या कर रहे हो तुम? रचना, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं। वो तो अब जेल में होगा ना? नो सर, जेल में था लेकिन 6 महीने पहले ही छूट गया। सर मुझे समझ नहीं आ रहा है, रचना की जिंदगी बर्बाद करने के बाद भी मुझे सिर्फ 3 साल की सजा हुई। सर मैंने कंफर्म किया, विनोद वाकई 6 महीना पहले छूटा है। फिर तो छूटते ही धमकियां देना शुरू कर देता। 5 महीने रुका क्यों? बेसिकली 1 महीना पहले शादी फिक्स्ड हुई, शायद इसीलिए। एसिड अटैक की विक्टिम है राठी। बार बार इस तरह धमकियां मिलना सीरियस मैटर। प्रायोरिटी पे हैंडल। और मैं कल फरीदाबाद जा रहा हूँ। वो जो वेबसाइट है शादीवाला.com, उनका ऑफिस है फरीदाबाद। देखते हैं डबल मर्डर केस के बारे में उनसे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके सर। सर हम लोगों को मिलवाने से शादी अरेंज करने तक, हनीमून को भेजने तक सारी सर्विसेज देते हैं। काफी नर्वस लग रहे हैं आप। नहीं मतलब हाँ, बहुत मेहनत से ये कंपनी खड़ी की है ना सर। इस मर्डर के चलते कंपनी बंद ना हो जाए तो टेंशन तो होगा ही ना सर। और एक्चुअली ये दूसरी बार हुआ है ना हमारे यहाँ आए हुए नई शादी हुए जोड़े का मर्डर, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। कौन से केस की बात कर रहे हैं? धर्म और स्वीटी सेठ, वो बीच वाली फोटो। इन दोनों का भी मर्डर हुआ? दोनों का नहीं सर, सिर्फ वाइफ का। 7 बार वार किया सर। रेप भी हुआ था सर, वो हस्बैंड ने, मतलब धर्म ने किया था। अब तो जेल में है वो। अरविंद जी, मुझे स्वीटी और धर्म और मोना और शिव, इन दोनों कपल्स की सारी डिटेल्स चाहिए। यस यस ऑफकोर्स सर, मिल जाएगी। हमने अपनी तरफ से पूरी तहकीकात की, लेकिन घूम फिर कर बार बार सब कुछ स्वीटी के हस्बैंड धर्म की ओर इशारा कर रहा था। अभी कस्टडी में है और अदालत में उसका केस चल रहा है। बात कर सकता हूँ उससे? जी सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं क्यों कबूल करूं जब मैंने कुछ किया ही नहीं है? फिर से बताओ, उस दिन हुआ क्या था? सर, उस दिन मैं ऑफिस के लिए निकल गया। सुनिए तो। बाय। बस इसके अलावा कुछ नहीं पता है सर। मैंने सचमुच उसको नहीं मारा सर। प्लीज सर, आप मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज। सर अब जाऊं मैं? मुझे जो कुछ भी मालूम था मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया। सर अब और क्या? बैठ जा चुपचाप। सर बट ये दिस इज हैरेसमेंट सर। मैं आपको बोल चुका हूं कि मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। हैरेसमेंट? ये सब तुझे हैरेसमेंट लगता है? अब तक तो हमने तुझे छुआ भी नहीं। एक मासूम लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंक, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करके यहाँ बैठ के हैरेसमेंट की बात करता है तू? खुद तो जेल से छूट गया, लेकिन उसके चेहरे पर जो घाव दिया है ना तू, वो जिंदगी भर रह जाएगा। उससे दूर रहना। ये तो हैरेसमेंट क्या चीज होती है, हम दिखाएंगे तुझे। निकल। और सुन, जब भी जरूरत पड़ेगी हम पुलिस स्टेशन बुलाएंगे, चुपचाप यहाँ आ जाना। आउट। कुमार, इसके फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ। फोन कंपनी से कांटेक्ट करो, फोन को ट्रायंगुलेट करवा के इसके लोकेशन की रिपोर्ट भी निकलवाओ। अनुज, सब्सटेंशियल एविडेंसेस तो नहीं मिले, लेकिन कुछ चीजें क्लियर है। किलर ने पूरी प्लानिंग की थी और बहुत बेरहमी से कत्ल की। गुस्सा यहाँ पर बहुत बड़ा मोटिव। तो चाकू से वार किया गया। 7 बार हुए, औरत का रेप भी हुआ, और रेप भी बिना किसी हाथापाई के हुआ। बिल्कुल सर। रेप करने से पहले क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया गया।
अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हस्बैंड धर्म को खून करना ही था तो क्लोरोफॉर्म के जरिए बेहोश करने की क्या जरूरत? एग्जैक्टली, यही पॉइंट चंडीगढ़ पुलिस ने मिस किया। सर एक और बात अजीब, स्वीटी के पड़ोसियों ने एक पुलिस वाले को देखा था, अजनबी को नहीं। और हमने उस सीसीटीवी फुटेज में भी उस आदमी को पुलिस की यूनिफॉर्म में देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो किलर है ये पुलिस की यूनिफॉर्म में वारदातों को अंजाम देता है? पुलिस क्या हुआ सर? और इस दोनों केसेस में कपल्स की मुलाकात उस वेबसाइट के जरिए हुई। अनुज, हमें इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन छुटानी होगी। उस विनोद का क्या हुआ? उसे थाने बुलाकर धमका है। अब एटलीस्ट उसे ये पता है कि हमारी नजर उस पर है। उसके फोन रिकॉर्ड, स्ट्रैंगुलेशन रिकॉर्ड सब मंगवाए। रिकॉर्ड आते ही जांच शुरू कर। ओके सर। पुलिस को स्वीटी मर्डर केस की तहकीकात में कई कमियां नजर आईं। केस को फिर से सक्रिय कर जांच को दोबारा शुरू किया गया। स्वीटी के पति धर्म के बेगुनाह साबित होने की अब भी संभावना थी। इस बीच इन सभी वारदातों को जोड़ती उसे एक वेबसाइट के इर्द गिर्द भी जांच जारी थी और तभी अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने इस केस के रुख को पूरी तरह से बदल दिया। सर ये सारे नाम और नंबर्स इसी वेबसाइट के थ्रू मिला है हमें। हेलो, हाँ चलिए जल्दी मुझे नाम, नंबर, एड्रेस दीजिए। सर एक कपल इसी वेबसाइट के थ्रू एलएजीएस ट्रिप पैकेज बुक करके वृंदावन गए। अब तक तो पहुंच भी चुके होंगे। वृंदावन? हाँ हाँ, आप ही के एरिया में वृंदावन कोई अतिथि गेस्ट हाउस है, वहाँ हस्बैंड एंड वाइफ। मिस्टर एंड मिसेस सुमित सिंह जी। क्या? फिर से 7 बार। विक्टिम के कपड़े भी बिखरे पड़े हैं। ये संजोग नहीं हो सकता। ये सारे मामले उस मैट्रिमोनियल वेबसाइट से जुड़े, शादी वाले डॉक्टर। एक ही ढंग से की गई 5 खौफनाक हत्याएं। बेशक ये काम किसी सीरियल किलर का था जो एक के बाद एक अपने शिकार चुनकर उन्हें अपने अनूठे अंदाज में मार रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि ये सीरियल किलर है। देखिए, हर मर्डर में एक ही पैटर्न है। लेकिन पहले सिर्फ स्वीटी का कत्ल हुआ, फिर दोनों मामलों में दोनों पति होगा। क्योंकि वो सिर्फ औरतों को ही अपना शिकार बनाना चाहते। 2 मौकों पर उनके पति उनके साथ में थे। औरतों को मारना उसकी जरूरत है और मर्दों को मारना मजबूरी। उन्हें 7 बार? क्योंकि ये सिर्फ शादीशुदा जोड़ों को ही अपना शिकार बनाता है। मेरे मुताबिक ये 7 बार 7 फेरों से जुड़े हुए। आपका ये जो सीरियल किलर है ये 30 से 40 के बीच की उम्र का कोई अकेले रहने वाला शख्स है। प्यार, शादी में नाकामयाब, धोखा मिला हो शायद, या शायद शादी से चिढ़ हुए से। हर रेप के बाद, हर खून के बाद इसे लगता है कि ये और ताकतवर हो गया है। और अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए ये उस वेबसाइट से इंफॉर्मेशन जुटाता है। किसकी शादी हो रही है, कौन हनीमून पे जा रहा है। अनुज, इस वेबसाइट के ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं सब पे नजर रखो और जरा ध्यान से, किसी को पता न चले। सीरियल किलर से निपटने के लिए पुलिस को तकनीकी ज्ञान और मौजूदा जानकारी के द्वारा हत्यारे का एक संभावित रेखा चित्र बनाना पड़ता है। इसे क्रिमिनल प्रोफाइलिंग कहते हैं। इसके जरिए संदिग्धों को पहचानने में आसानी होती है और पुलिस हत्यारे से एक कदम आगे रहने की कोशिश करती है ताकि उसके अगले शिकार तक पहुंचने से पहले पुलिस खुद उस तक पहुंच सके। सीरियसली? संदीप? हाँ पापा। अरे सीरियल किलर वो नई शादी हुए कपल्स का कत्ल कर देता है। संदीप बेटा, तू थोड़ा सतर्क रहना। पापा ये तो न्यूज है और ये कहीं और का है, हमारे से क्या लेना देना। रखो, टेंशन मत लो आप बिल्कुल। लो, मैं शेरवानी ट्राई करके आता हूँ। वैसे सुनो, कल टाइम पर आ जाना तुम बारात लेकर। नहीं तो तुम तो जानते हो, अगर तुम्हें जरा सी भी देर हुई ना तो पापा टाइम के मामले में बहुत बड़े हिटलर हैं। हो सकता है कि उनका मन बदल जाए और फिर हमेशा हमेशा के लिए मुझे अपने पास ही रख लें। नहीं 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 बाबा, मैं रिस्क नहीं ले सकता। आप कहें तो अभी आ जाओ। रचू? रचू क्या हुआ? यू ओके रचू? संदीप, किसी ने कुछ फेंका है। फेंका मतलब? एक कागज लिपटा हुआ है पत्थर के साथ और क्या लिखा है? शादी करोगी तो मरोगी।
डरो मत रचना, विनोद के सारे रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। सर कुछ भी करके इसे पकड़िए प्लीज। आप चिंता मत कीजिए, अब तक वो अरेस्ट भी हो चुका होगा। कुछ भी हो हमें तुरंत फोन कीजिएगा, अभी हमें निकलना होगा। चलो। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। बेटा क्यों हम शादी की तारीख थोड़ी आगे कर दें? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मम्मी जी, जैसा रचू चाहे। रचना तुझे छोड़ूंगा नहीं। नहीं, अब मैं दोबारा उस इंसान को अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। शादी जिस दिन की तय है उसी दिन होगी। मैं उससे नहीं डरती। क्या कहा था हमने? लेकिन सर मैंने कुछ नहीं किया। आप क्यों मुझे? फिर झूठ। तेरे मोबाइल फोन ट्रैक किया है हमने, जहां जहां रचना ने बताया तू हर उस जगह पर मौजूद था। अब तक फॉलो कर रहा था, अब धमकी भी देने लगा। सर मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैंने उसका कोई पीछा नहीं किया। तो हमारे पास जो फोन रिकॉर्ड्स है वो गलत है? हाँ सर, किया था पीछा। मैंने उसका पीछा किया था और उसे कभी धमकाया नहीं सर। उसे घर पे पत्थर नहीं फेंका था? कल रात की बात कर रहा हूं मैं। सर पत्थर? सर मैं तो उसके घर के आसपास भी नहीं था, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। उस दिन जब आपने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया था, उसके बाद से तो मैंने उसका पीछा तक करना छोड़ दिया था। सर मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहता। सर शादीवाले.com वेबसाइट में काम करने वाले एम्प्लॉय लिस्ट, नाम, नंबर, एड्रेस। सर ओनर है अरविंद। इसे खुद के 3 बार डिवोर्स हो चुके हैं, 4थी बार शादी की है इसने। और दूसरा ये जय आईटी टीम का लीडर है। हर एप्लीकेंट के पर्सनल इंफॉर्मेशन तक पहुंचने का क्लियरेंस है इसके पास। और किलर का जो प्रोफाइल हमने बनवाया उससे काफी मेल खाता है। सर तीसरा रजत, इसने 3 बार विक्टिम को मैसेजेस भेजे थे, तीनों ने रिजेक्ट किया और उन्हीं तीनों का मर्डर हुआ है। खैर तीनों से बात करके देखते हैं क्या निकलता है। हाँ मतलब 3 डिवोर्स हो चुके हैं मेरे, लेकिन इन सब का इन केसेस से क्या लेना देना है ना सर। और हाँ वो वृंदावन वाला मर्डर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने ही दी थी ना आपको कि वो लोग वहां हैं, तो मैं क्यों उनका। तुम्हारे वेबसाइट पे एक नंबर है ना अजय सरफ, कई बार लड़कियों से रिजेक्ट हो चुका है। मालूम नहीं सर, हमारे तो इतने मेंबर हैं। हाँ लेकिन तुम एक लिस्ट तो बना के दे सकते हो ना, जिन जिन लड़कियों ने रिजेक्ट किया है, नाम, नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह। हाँ सर दे सकता हूँ। ऐसे तो कई लोग होंगे ना जो अकेले होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, चाहते होंगे उनकी लाइफ में भी कोई हो। तुम्हारी लाइफ में कौन? सर अभी तो कोई नहीं। अकेले रहते हो? अच्छा लगता है अकेले रहना? क्या कर सकते हैं सर, नो ऑप्शंस। ये देखो सर मैं समझा नहीं, ये तीनों लड़कियां कौन है सर? नहीं पहचाना? इधर देखो, ये सारे मैसेजेस शादीवाले.com में तुमने ही भेजा था ना? ओह हाँ सर, उस वेबसाइट पे थी ये तीनों, लेकिन मुझे कैसे याद रहेगा सर, मैंने तो एक मैसेज भेजकर छोड़ दिया था। छोड़ दिया? हाँ हमें तो लगा कि उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। हाँ तो तुम्हें बहुत गुस्सा आया होगा, जैसे कि अभी आ रहा है। और इसी गुस्से के चलते तुमने उन्हें मार दिया। उन्हें मारने का सबसे बड़ा मोटिव तो तुम्हारे पास है। रिजेक्ट करने के बाद भी तुमने उसे इतने सारे मैसेज भेजे कि आखिरकार उन्हें तुम्हें ब्लॉक करना पड़ा। सर गुस्सा आया था, लेकिन अब तो इनकी शक्लें और इनके नाम तक याद नहीं मुझे। और सर उसी वेबसाइट के जरिए मुझे आरती मिली। मेरी लाइफ अब बदल चुकी है सर, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ये देखिए सर आरती। कब है शादी? सर डेट फिक्स नहीं हुई अभी, लेकिन बहुत जल्दी होने वाली है सर। वेलकम बेटा। खूब लंबी जिंदगी और खुशियां मिले तुम दोनों को। सर इसके मुताबिक तो जब रचना के घर पे हमला हुआ या जब पत्थर फेंका गया था तब तो विनोद वहां था ही नहीं। इसका मतलब विनोद सच बोल रहा है। रचना को धमकाने वाला खुला घूम रहा है। रचना की जान को खतरा है। ये सब छोड़ो, आज मैं ब्रेकफास्ट बाहर से मंगा रहा हूं। वैसे भी मैं फ्रूट्स लाने के लिए मार्केट जा ही रहा था, सोचा तुम दोनों उठ जाओ तो मैं चला जाऊंगा।
पापा आप टेंशन मत लीजिए ना, मैं सब संभाल लूंगी। पक्का? बिल्कुल। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। हाँ? जी। ओ मिसेस अरोरा, जीवन, सपने, आशाएं, अभिलाषाएं, चुटकी में रचना की जिंदगी का ये दिया बुझ गया। उसे धमकाया गया, लेकिन इसके बावजूद उसने शादी के इस अहम पड़ाव को पार किया। रचना पर हुए एसिड अटैक के बाद वो शादी के इस सपने को भूल सी चुकी थी, लेकिन संदीप ने उसके इस भूले बिसरे सपने को सच कर उसकी जिंदगी में रंग भर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश किसी हैवान ने आकर रचना की ये नई दुनिया तबाह कर दी। कौन था वो? किसने घर के आसपास किसी को आते हुए देखा था? आसपास तो कोई नहीं था और ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। ऊपर से संदीप घर में था तो इतनी टेंशन नहीं थी। अच्छा एक बात बताइए, संदीप और रचना किसी वेबसाइट पर मिले थे? मेरा मतलब है वो मैट्रिमोनियल वेबसाइट हो? नहीं, उन्हें उनके एक दोस्त ने मिलाया था। आपको पूरा यकीन है कि रचना किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं थी? हाँ, उसने वो शादी वाले वेबसाइट पे मेंबरशिप ले रखी थी। वो लेना नहीं चाहती थी, अमीन ने उसे फोर्स किया था। हमें लगा शायद वेबसाइट में मेंबरशिप लेने के बाद उसकी शादी हो जाएगी, लेकिन जब संदीप उसके जिंदगी में आया, वेबसाइट के थ्रू उसे लड़के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सर, रचना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब कुछ सीरियल किलर केस जैसा ही है, सिर्फ रचना के साथ रेप नहीं हुआ। अनुज, ये कोई कॉपीकैट किलर भी हो सकता है। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि बीच में कोई आ गया हो और सीरियल किलर के पास समय की कमी हो। बाकी सारी चीजें तो सीरियल किलर केस की तरफ इशारा करती हैं। एक बहुत बड़ा फर्क है, रचना शादीवाला.com वेबसाइट पर रजिस्टर्ड ही नहीं थी। याद है उसके माँ बाप ने क्या कहा था? हाँ, उसने वो शादी वाले वेबसाइट पे मेंबरशिप ले रखी थी। यानी रचना वेबसाइट के जरिए किसी से मिली नहीं। ये देखो वो न्यूज आर्टिकल जो सीरियल किलर के बारे में है, इसमें कहीं भी उस वेबसाइट का नाम नहीं है। और यही गलती कर दी हमारे कॉपीकैट किलर ने। सीरियल किलर के सारे पहलू जाने बिना उसने रचना को मारा और इसीलिए उसने रचना का रेप नहीं किया। सर, रचना से जुड़े इतने सारे लोगों से हमने पूछताछ की, इतनी बेरहमी से किसने मारा होगा? इसके पीछे कोई पर्सनल वजह भी हो सकती है। हो सकता है कातिल कोई महिला भी हो। अशोक ने बताया था कि वो गली के एंड पे जो फ्रूट वाला है वहां फ्रूट खरीदने गया था 8:30 बजे। सर, और संदीप को रचना की बॉडी मिली 9 बजे जब वो नींद से जागा। यानी किलर के पास आधा घंटा था और किलर ये भी जानता था कि अशोक को फ्रूट वाले के पास जाकर वापस आने में करीब करीब आधा घंटा लगेगा। मतलब कोई उस पर नजर रख रहा था, प्लान कर रहा था। अनुज, घर के आसपास सब जगह पूछताछ करो। कितने बजे दूध रखकर गए थे? 7:30 के आसपास साहब जी। किसी को देखा था इस घर की तरफ आते हुए? नहीं साहब। सर, मुझे नहीं लगता उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी हो सकती है, लेकिन एक उनके दोस्त है मोहन करके, मुझे तो ज्यादा पता नहीं है, आप उनसे बात कर सकते हैं। नो सर, किसी से दुश्मनी होने का तो कोई चांस ही नहीं था। और सर, पत्नी की डेथ के बाद से उसका ध्यान सिर्फ अपने बेटे के पालन पोषण पर ही था। साहब, मैं रोज यहाँ पे ठेला लगाता हूँ, मैंने उस दिन उनके घर के आसपास किसी को नहीं देखा। ये देखो, रचना शादीवाला.com पर तो रजिस्टर्ड नहीं थी, लेकिन एक और वेबसाइट है हमदोनों.com, रचना का रजिस्टर्ड प्रोफाइल। एक और चीज दिखाता हूं। ये देखो, रचना शादीवाला.com पर तो रजिस्टर्ड नहीं थी, लेकिन एक और वेबसाइट है हमदोनों.com, रचना का रजिस्टर्ड प्रोफाइल। एक और चीज दिखाता हूं। सर, कुछ पता चला मर्डर के बारे में? क्या वो वाकई में सीरियल किलर ने किया है? सीरियल किलर की तलाश तो अब भी जारी है, लेकिन रचना का खून किसने किया ये पता चल गया। बेटा संदीप, मेरा मोबाइल देखा तुमने? मिस्टर अशोक, यू आर अंडर अरेस्ट। चलिए। ये क्या कर रहे हैं सर आप? अरे व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? ये तो आप बताएंगे। अपनी होने वाली बहू को इतना धमकाने के बावजूद जब वो आपकी बहू बन गई, आपने उसे मार दिया। पागल हो गए आप लोग। मेरे पापा किसी को क्यों मारेंगे, वो भी रचना को? ये जानते थे कि मैं रचना से कितना प्यार करता था। तुम ये नहीं जानते कि ये रचना से कितना प्यार करते थे? क्या? शादी करना चाहते थे उससे। ये भी उसी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है जिस पर रचना थी, हमदोनों.com।
संदीप के बड़े होने के बाद ये जो मैट्रिमोनियल साइट्स होते हैं ना, उस पर एनरोल करवाया था। कौन सा वेबसाइट? यही कोई हमदोनों.com। और हमने ये भी पता किया कि उस दिन सुबह ये फ्रूट लेने भी नहीं गए। साहब उस दिन आंसू साहब मेरे ठेले पे नहीं आए थे। पापा ये सब रचना से मैं मिला पहले। सच को तो आप रियलिटी में ज्यादा सुंदर लगती है। थैंक यू। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हम दोस्त बन गए। मैंने सोचा अब अगला स्टेप तो शादी है, लेकिन अचानक रचना ने मुझसे मिलना ही छोड़ दिया। अगली बार जब मैं रचना से मिला, अरे तू, पापा मैंने आपसे कहा था ना उस स्पेशल लड़की से मिलवाऊंगा जिसे मैं शादी करना चाहता हूं। टन टन टन। क्या हुआ पापा, आप इसे देख के चौंक क्यों गए? वो क्या हुआ, क्या पूछ रहा है? हाँ? अरे पहले बता दिया था कि तू आज इसे घर लाने वाला है। हाँ? अरे घर की हालत तो देख। हाँ? इसे अचानक उसे लेके पापा रिलैक्स, फॉर्मल क्यों हो रहे हो? बैठो बैठो बैठो। मैं आपकी बहू को आपसे मिलवाने लाया हूं। आप बैठो, इसके साथ बातें करो, चाय मैं लेके आता हूं। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली आपको मना करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई, और मुझे नहीं पता था कि आप संदीप के पापा हैं। मुझे नहीं पता था कि संदीप मुझ जैसी लड़की को, मतलब मेरी जैसी लड़की को कभी शादी के लिए प्रपोज करेगा। तो वो सब क्यों? मुझसे मिलने की जरूरत क्या थी? मम्मी पापा की वजह से। उन्होंने प्रेशराइज किया था मुझे। देखो, संदीप को इस बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। गर्मा गर्म चाय संदीप स्पेशल रेडी है। ये लीजिए पापा। नहीं नहीं आप लीजिए, ये लीजिए। उससे देखा नहीं जा रहा था, सहा नहीं जा रहा था, जिसके साथ मैंने इतने सपने देखे, इतनी प्लानिंग की, वही लड़की अब मेरे बेटे के साथ। और आपने उस किलर की मोडस ऑपरेंडी अपना कर उसे मार दिया। सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। समझ गए पापा, डोंट यू डेयर। आपने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। प्लीज ले जाइए। चलिए चलिए बेटा, बेटा चलिए बेटा, प्लीज बेटा। जिंदगी ने जब अशोक के साथ ही अजीब मजाक किया, तब उसके पास विकल्प थे। सच्चाई का रास्ता अपनाकर अपने बेटे को रचना और अपने बारे में सब कुछ बता देना, या फिर अहंकार में रहते हुए इस बात को छिपाकर तिरस्कार की आग में जलना। लेकिन अशोक ने अपने अहंकार का रास्ता चुना और नतीजा हमारे सामने है। पुलिस ने इस केस को होशियारी से सुलझाया, लेकिन वो सीरियल किलर अब भी आजाद घूम रहा था और कई जानें दांव पर लगी हुई थी। अच्छा, आपके स्केड्यूल के हिसाब से नेक्स्ट किसकी शादी है? नाम और पता एसएमएस कर दी। थैंक्स। मुझे नहीं लगता जय सीरियल किलर है। क्यों? क्योंकि वो समलाएंगे। उसका एक बॉयफ्रेंड है, सालों से दोनों एक साथ रहते हैं। मतलब हम गलत ट्रैक पर थे अनुज। अभी सीरियल किलर को पकड़ने का एक ही रास्ता है, उससे रंग हाथों पकड़। वो कैसे सर? मैंने अभी अरविंद से बात की, उससे पूछा नेक्स्ट शादी किसकी, नाम और पता आ जाएगा, उनसे मिल लेते। ओके सर। देखिए आप लोग घबराइए मत, हमें उसकी पहचान का अंदाजा है और चप्पे चप्पे पर हमारी निगरानी, हम उसे पकड़ लें। सर, सस्पेक्ट इज ऑन द मूव, उसे स्पॉट कर लिया है। रटी, दबोच लो उसे एंड बी केयरफुल, उसके पास वो चाकू है। यस सर। पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के मर्डर करता है। क्या सोचा तूने? यूनिफॉर्म पहनने से ना ही कोई सवाल करेगा ना ही कोई शक। बेटा तूने दिमाग तो बहुत चलाया, बट गलत जगह। तुझ पे शक तो हमको पहले से ही था, लेकिन जब ये पता चला ना कि आरती की शादी तय होने वाली है, वो भी किसी और से, तब हमारा शक यकीन में बदल गया। हाँ, मारा मैंने। क्या समझती थी अपने आप को? साली मुझे रिजेक्ट करती है, 2 टके की, सबकी सब वैसी ही होती है इंस्पेक्टर साहब। मतलब ही कोई शक्ल पे मरती है तो कोई पैसों पे। देखा ना मैंने कैसे 7 फेरे लिए ना सबने।
7 बार काटा। 1 2 अनुज, इसे मारने से कोई फायदा नहीं, ये दिमागी तौर पर बीमार है। सड़ने को सारी जिंदगी जेल। क्या कारण था रजत के इस पागलपन का, इस बीमारी का? प्यार, अकेलापन? नहीं, वास्तव में रजत ना इन लड़कियों को अच्छी तरह से जानता था और ना ही उनसे कभी मिला था। इसलिए यह कहना कि वो उनसे प्यार करता था यह गलत होगा। दरअसल जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार था अहंकार। नामंजूर किए जाने की वजह से अशोक और रजत दोनों के अहंकार को ठेस पहुंची। जहां इस अहंकार ने रजत का दिमागी संतुलन बिगाड़ दिया, वही अशोक को अपने बेटे की पत्नी का खून करने पर मजबूर कर दिया। स्वीटी के पति धर्म को रिहा कर दिया गया और अशोक और रजत को उनके गुनाह की सजा दी गई। लेकिन इस उन्माद में कई मासूम जाने गईं। जिन जवां आंखों में हजारों सपने थे, वो आंखें अपने सपनों को सच होता देखने से पहले ही हमेशा के लिए बंद हो गई। अहंकार एक ऐसा अंधेरा है जो इंसान को निगल कर उसे पूरी तरह से खत्म करने की क्षमता रखता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम इसे अपने अंदर से मिटाएं। और विश्वास कीजिए, चारों ओर सकारात्मकता फैलेगी और समाज में जुर्म का अंधकार कम होगा। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।